नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ पेडागोजी के एक और महत्वपूर्ण चैप्टर को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग मिलकर शुरू करते हैं आज का चैप्टर और मिलकर के पूरे चैप्टर को अच्छे से समझते हैं कि किन पहलुओं को देखना है ताकि हम लोग इस चैप्टर से जुड़े हुए एक भी सवाल को ना छोड़ें। आइए हम लोग पॉइंट को शुरू करते हैं। दोस्तों सामुदायिक गणित को समझने से पहले हमको इसके परिचय को अच्छे से जानना पड़ेगा। देखिए आपके सामने इसके सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, आप एक एक करके पॉइंट को पढ़ेंगे और आपको हम पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहला कहता है कि गणित एक महत्वपूर्ण सामाजिक महत्व का विषय है। देखिए अगर हम समाज में महत्व की बात करें दोस्तों तो गणित सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए समाज में जब कोई व्यक्ति रहता है तो वहाँ पर उसका गणित का प्रयोग सुबह से लेकर के शाम तक उसको देखने को मिलता है। चाहे वो सामान की खरीद हो, बिक्री हो, चाहे उसको जो है कोई काम धंधा कर रहा हो, चाहे कोई व्यापार कर रहा हो, उद्योग कर रहा हो, या फिर कहीं पर आना जाना हो, बाइक चलाना हो, गाड़ी, कुछ भी चीज़ आप काम करते हैं दोस्तों तो उसमें गणित का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए कहा गया कि गणित एक महत्वपूर्ण सामाजिक महत्व का विषय है। यानी जब सोशल वेलफेयर की बात होगी, सामाजिक महत्व की बात होगी तो गणित का स्थान सबसे ऊंचा हो जाएगा। आइए अगले पॉइंट में कहता है यह हमारी सामाजिक संरचना के उचित संगठन और रखरखाव में मदद करता है। देखिए अगर समाज को सही संरचना में अगर ढालना है, अगर समाज को सही स्ट्रक्चर में रखना है तो गणित का इम्पोर्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा है। गणित का ज्ञान लोगों के अंदर हमेशा उसमें काम आएगा। देखिए कैसे, यदि हम थोड़ा इतिहास की ओर चले जाएं दोस्तों तो इतिहास में जब आप पाषाण काल में जाएंगे तो पाषाण काल से लेकर के जब वैदिक काल, बीच में आपका हड़प्पा सभ्यता मिलता है, तो इसकी सभ्यताओं का जो विकास आप देखिएगा तो उसमें गणित का एक अहम रोल रहा है। जैसे कि जब किसी धातु का यूज होना शुरू, जैसे कि लोहा का यूज शुरू होता है तो उसमें दोस्तों कृषि का भरपूर विकास होता है। और कृषि के विकास में, कृषि के उपयोग में, कृषि के काम में दोस्तों गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप कहेंगे कैसे? देखिए कितने जमीन में कितना बीज बोना है, कितने मात्रा में खाद देना है, कितने मात्रा में उसको कीटनाशक देना है, ये सारा जो गुण है वो मैथमेटिक्स का ही गुण है, क्योंकि यहाँ मात्राओं का गुण होना बहुत अनिवार्य है। तो जैसे जैसे गणित का विकास हुआ दोस्तों वैसे वैसे आपका जो है समाज का विकास हुआ। तो समाज के संरचना में जो बदलाव होता है और समाज का जो अरेंजमेंट होता है वो गणित में, उसमें गणित जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। कहता है सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है, जैसे लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि। देखिए अगर सामाजिक जीवन जीना है दोस्तों, सामाजिक जीवन आप जब जीते हैं तो वहाँ पर व्यापार होता है, काम धंधे होते हैं, किसी सामान के खरीद बिक्री होता है, यानी कि लेन देन होता है। इन सारे जगहों पर पैसे का खेल है और पैसा मतलब कि उसमें कैलकुलेशन की बात आएगी, परिकलन की बात आएगी, उसमें गणित का प्रयोग भरपूर मात्रा में है। तो आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है गणित हमारे समाज और हमारे जीवन के लिए। देखिए अगला पॉइंट कहता है गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा, अर्थात मानव का सामाजिक जीवन गणित पर निर्भर करता है। दोस्तों इसको हम आपको एक जीवंत उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं, आप धैर्य से सुनिएगा। देखिए कभी आप गौर करते हैं कि सड़क जो बना हुआ है, कभी सड़क के किनारे जो है कुछ लोग कभी ईंट, गिट्टी, पत्थर, बालू अपना गिरा करके उसको स्टॉक कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो सारी जो गतिविधि है उसके कारण कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी किसी को नुकसान हो जाता है, कभी झगड़े हो जाते हैं, समाज में कलह हो जाता है। तो अगर यदि उस व्यक्ति को इतना ज्ञान रहे कि भाई सड़क है इसमें 16 फीट और उसमें जो है 2 गाड़ी पार होने का जगह है, तो अगर इसमें हम बालू या गिट्टी रखते हैं तो इससे नुकसान होगा, सड़क में परिवहन में जो है परेशानी होगी। इसलिए तो है, इसलिए क्या वहाँ पर क्या करना चाहिए कि गणित का अगर ज्ञान उसको रहेगा तो तार्किक क्षमता का विकास अगर किया होता हुआ व्यक्ति तो वहाँ पर गिट्टी बालू या कोई भी चीज़ नहीं रख करके सड़क को जो है बाधित नहीं करता। तो दोस्तों हमारा जो जीवन यापन में जो गणित का जो प्रभाव है, तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के सहारे हम ये कह सकते हैं कि अगर गणित का अभाव दोस्तों होता है हमारे जीवन में तो आपका पूरा सामाजिक संरचना ही पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, पूरा जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखते हुए आप समझ जाइए कि गणित का कितना महत्व हमारे समाज में। आइए अगला कहता है, देखिए अगला पॉइंट नेपोलियन से है। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन को कौन नहीं जानता विश्व में, एक तानाशाही लीडर थे, एक बहुत बड़ा जो है डिक्टेटरशिप थे वो। कहता है कि नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने भी गणित के महत्व को समझा और उन्होंने इसको स्वीकार किया और कहा कि गणित की प्रकृति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इन्होंने कहा कि गणित को अगर हम विकास करें गणित में और गणित को अगर और आगे बढ़ाएंगे तो उससे हमारा समाज बढ़ेगा।
देखिए, गणित के बढ़ने से मानव के जीवन में तार्किक क्षमता का विकास होगा। आदमी जो है सही गलत का परख कर सकता है, आदमी किसी समस्या का जो है समाधान कर सकता है। अगर गणित अच्छा से विकसित होगा तो साइंस विकसित होगा, और साइंस विकसित होगा तो हमारे समाज में नए नए आविष्कार जुड़ेंगे, और जिन आविष्कारों से मानव जीवन का काफ़ी कल्याणकारी हो सकता है। तो इसीलिए नेपोलियन ने कहा था कि भाई गणित की जो प्रकृति है, जो गणित का जो नेचर है, उसका जो गुण है, और उसके सुधार अगर राज्य में समृद्धि ला सकता है, तो ये नेपोलियन ने भी माना था। अब देखिए, अब आपके सामने एक अलग हेडिंग शुरू होने जा रहा है कि सामुदायिक जीवन में अगर गणित के महत्व को जानना है तो हमको निम्न बिंदुओं को अच्छे से समझना पड़ेगा कि किन बिंदुओं के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि गणित हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। देखिए, पहला यहाँ पर जो गुण है, पहला जो बिंदु है वो है नैतिक मूल्यों का विकास। देखिए, नैतिकता अगर किसी मनुष्य के जीवन में नहीं है तो वो मनुष्य ही नहीं है। अगर कोई मनुष्य अगर किसी जानवर से अलग है तो उसके अंदर नैतिकता और मानवता ये गुण उसके अंदर समाये हुए हैं, तभी वो जानवर से अलग है। तो अगर गणित नैतिक मूल्यों का विकास कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी क्रूर है, अमानवीय जो है कृतियाँ करता है, या उसके अंदर नैतिक गुण का कोई भी चीज़ जो है शामिल नहीं है, तो वह व्यक्ति आपके समाज के लिए घातक हो सकता है। जैसे एक क्रिमिनल, एक चोर, एक चीटर, ये सारे व्यक्ति क्या होते हैं, यह समाज के लिए जो है नुकसानदेह हो सकता है। तो आप देखते हैं कि नैतिक मूल्यों का विकास गणित किस रूप में कर सकता है। देखिए, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आप देखेंगे, उनका नाम है डटन। तो महान दार्शनिक डटन ने कहा था कि गणित तर्क संगत विचार, यथार्थ कथन और सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। आप गौर करेंगे कि आपके समाज या आपके लोकेलिटी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी बात करता है तर्क के साथ करता है, कोई भी बात रखता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। यथार्थ मतलब कि कभी भी अडिग ना होने वाला, वह जो बात करता हो उस बात पर वह हमेशा अडिग रहता हो। और कथन जो बोलता है वह सत्य बोलने वाला व्यक्ति है, और सामर्थ्य व्यक्ति है सत्य को बोलने में और उसको एक्सेप्ट करने में। तो ऐसे व्यक्ति का आप हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप ये बोलें कि भाई इसके अंदर में नैतिक गुणों का विकास बहुत ही अच्छा हुआ है, और आप उस व्यक्ति का भरपूर जो है सम्मान देते हैं। तो सोचिए कि अगर नैतिक मूल्यों का विकास होता है तो समाज में आपका एक अलग पहचान, एक अलग स्थान बनता है। तो नैतिक मूल्यों का विकास अगर गणित से हो रहा है तो गणित कितना महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए। दोस्तों, अगला पॉइंट कहता है कि गणित का ज्ञान बच्चों के चरित्र एवं नैतिक विकास में सहायक है। गणित पढ़ने से स्वच्छता, समय की पाबंदी, ईमानदारी, न्यायप्रियता, सच्चाई, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, दूसरों की बातों को सुनना और सम्मान देना एवं धैर्य आदि गुणों का विकास करता है। सोचिए, अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर में नैतिकता है तो आप किन किन गुणों पर ध्यान देते हैं, किन किन गुणों को देखते हैं कि उसके अंदर में कॉन्फिडेंस है, वह सेल्फ जो है डिपेंडेंस है, मतलब आत्मनिर्भर है, वह न्यायप्रिय है, नहीं कभी भी अन्याय की बात नहीं करता है, जो भी सही है वह सही का साथ देता है, झूठ नहीं बोलने वाला हो, पेशेंस व्यक्ति हो, यानी कि उसके अंदर में धैर्य काफ़ी कूट के भरा हुआ हो, साथ में जो है ईमानदार हो और स्वच्छता हो उसके अंदर, मतलब साफ सुथरा विचार का आदमी हो। तो ये सारे गुण का अगर विकास गणित पढ़ने से होता है तो यही सारे गुण तो नैतिकता के अंदर में आता। दोस्तों, तो अगर नैतिकता का विकास करना है तो ये चीख के कह रहा है यह पॉइंट कि आपको गणित का अध्ययन करना होगा। तो गणित के अध्ययन से दोस्तों समाज में एक नैतिक मूल्यों का विकास हम कर सकते हैं, इसलिए मैथ का समाज में हमारा बहुत ही बड़ा योगदान है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि संस्कृति एवं मूल्यों का विकास। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, संस्कृति एवं मूल्यों का विकास। दोस्तों, इसमें कहता है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ हॉगवेन ने लिखा है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। देखिए, ये स्टेटमेंट जो है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट या अदर स्टेट का कोई भी टेट है, इसमें ये सवाल डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किस साइंटिस्ट ने कहा था। तो याद रखिए दोस्तों, किसने कहा था, हॉगवेन ने कहा था। तो हॉगवेन ने कहा कि गणित जो है सभ्यता और संस्कृति दोनों का दर्पण है, यानी जो भी आप समाज में देखते हैं, जो भी आप सभ्यता आप पाते हैं समाज में, वह सभ्यता कहाँ से झलकती है, गणित से झलकता है। अगर किसी का गणित बहुत अच्छा है तो उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति भी उस समाज का बहुत अच्छा होगा। आप इसका एग्जाम्पल समझिए। आप लोग सिंधु सभ्यता जो आपको सुने अभी कुछ देर पहले, तो सिंधु सभ्यता में बहुत ऐसी खास बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों, नगर का नियोजन, सड़क की बनावट, नालियों की व्यवस्था,
जो है नहाने की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई थी। यह दर्शाता है कि उस जमाने के भी लोग, जो कि आज से 1300 साढ़े 1300 ईसा पूर्व की बात है, उस समय के लोग इतने विकसित हुआ करते थे। तो हम अगर उसके सभ्यता को जानना चाहेंगे तो हमको ये देखना होगा कि उस सभ्यता में भी गणित कितना विकास किया हुआ था कि पूरा का पूरा शहर पूर्णतः व्यवस्थित रूप में बसाया गया था। तो गणित अगर विकास करे दोस्तों तो आपका सभ्यता और संस्कृति दोनों विकास करेगा। अब आइए समझते हैं कि यह किस बिंदुओं द्वारा हॉगमैन ने यह कहा है। देखिए, इनका कहना है कि प्रत्येक समाज या राष्ट्र की संस्कृति का अनुमान उस राष्ट्रीय समाज के निवासियों के रीति रिवाज, खान पान, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि पहलुओं द्वारा हो सकता है। देखिए, अगर यदि आप किसी भी समाज के सभ्यता और या फिर उसकी संस्कृति का अनुमान लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या देखना होगा, वहाँ का जो समाज है उसका खान पान कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का जो है कला में कितना डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ का आर्थिक स्थिति कैसा, मैंने पैसे के मामले में वह समाज कैसा है, उसकी सामाजिक ढांचा कैसा, वहाँ के रीति रिवाज कैसा है, और साथ में वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है। देखिए, अगर हम तुलना कर लें, भारत की तुलना करें किससे, फ्रांस से, अमेरिका से, इन बड़े बड़े देशों से करें, तो हम पाएँ कि हमारी जो सभ्यता है वो या फिर हमारी जो संस्कृति है वो काफ़ी डाउन है उसके मुकाबले। क्यों? तो संस्कृति दोस्तों केवल पूजा पाठ से नहीं समझा जाता है। पूजा पाठ एक अध्यात्म का एरिया हो गया। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अमेरिका की बात करें दोस्तों, वहाँ के आदमी खान पान की बात करते हैं, रहन सहन की बात करते हैं, उसके इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इन सारे मुद्दाओं की अगर हम देखें गौर से, तो हमारा भारत इस सारे मुद्दाओं में अमेरिका से काफ़ी पीछे है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता जो है अमेरिका से पीछे है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का जो गणित है वो उतना विकास नहीं किया, अर्थात हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे, उसके अंदर में वो तार्किक क्षमता का विकास नहीं हुआ है कि सही और गलत का पहचान अच्छे से कर सके, सत्य बोलने की क्षमता हो, ईमानदार हो राष्ट्र के प्रति, तो अपने समाज के प्रति। तो ये सारे गुण का विकास करना दोस्तों, तो हमको गणित का अध्ययन अच्छे से करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे आप एक इतिहास में पढ़े हुए गुप्त काल को पढ़े होंगे, तो दोस्तों गुप्त काल को कहा जाता है कि गुप्त काल जो है वो इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। और अगर आपको याद हो तो गुप्त वंश के या फिर गुप्त काल के ही समकालीन थे हमारे आर्यभट्ट साहब। आर्यभट्ट जो कि महान गणितज्ञ माने जाते हैं, जिन्होंने कि जीरो का खोज किया, जीरो की जो है परिभाषा दी। तो ऐसे महान गणितज्ञ उस काल में रहे होंगे जो कि उस समय के शासक के समकालीन थे। तो सोचिए कि उस समय गणित में विकास होना शुरू हो गया होगा। तो गणित का विकास होने से देखिए वहाँ के जो शासक थे उन्होंने कितने अच्छे प्रकार से शासन चलाया, राज्य को चलाया, ताकि वहाँ के लोगों को एक बेहतरीन जो है शासन व्यवस्था दिया जाए, जिसमें कि कला में उन्नति हुआ, साहित्य में उन्नति हुआ, राजनीति में उन्नति हुआ, और यहाँ तक कि इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग था। तो ये सब दर्शाता है कि गणित का उन्नति पूरे समाज की उन्नति को लेकर के आगे बढ़ सकता है। आइए देखते हैं कुछ और बिंदुओं को। दोस्तों आगे कहता है, गणित विषय को संस्कृति और सभ्यता का सृजन करता माना जाता है। छंद, अलंकार, संगीत के समान चित्रकला और मूर्तिकला आदि सभी अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर निर्भर होता है। देखिए, अगर यदि हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति को माना जाता है कि गणित इसका सृजन करता है, यानी गणित से ही संस्कृति का उत्पन्न हुआ है। गणित उसका कौन है? फादर है, एक तरह से जननी है। देखिए, अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि अगर हम संगीत का सामान ही लेते हैं, जैसे आप पियानो की बात कर लीजिए, गिटार की बात कर लीजिए, पियानो की बात कर लीजिए, तबला, हारमोनियम, ढोलक, ये सारे जो है गणित के ही अप्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा जो है इसको जो है बजाए जाते हैं, उपयोग किया जाता है, बनाए जाते हैं। सामान्य एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम गिटार की बात करें उसमें काफ़ी तार लगे होते हैं। वो तार का जो कितना तार होना चाहिए, कितने दूरी पर रखना है और कितना टाइट से बांधना है कि उसका आवाज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक और देखिए एग्जाम्पल आप, जैसे ढोलक, अगर ढोलक कभी आप छुए हैं, बजाए हैं, तो ढोलक अगर ऐसे पड़ा हुआ है, आप जाके बजाएंगे तो ढम ढम करेगा, आवाज़ उसका क्लियर नहीं आएगा। फिर उसके रस्सियों को टाइट किया जाता है, अच्छी तरह से उसको सेट किया जाता है, उसके बाद जब आप उसको बजाते हैं तो बिल्कुल मधुर आवाज़ निकलता है। तो ये सारे चीज़ दर्शाया जाता है कि हर चीज़ में टेक्निक है, विज्ञान है, यानी कि वहाँ पे गणित है। क्योंकि दोस्तों विज्ञान की जननी ही क्या है दोस्तों? गणित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों यहाँ पर दो और भी शब्दों की चर्चा है, जैसे एक है चित्रकला और मूर्तिकला। अगर आप में से किसी को चित्रकला आता होगा, ड्राइंग वगैरह आप करने जानते होंगे,
तो क्या बताइए कि जब आप फेस बना रहे हैं, किसी का चेहरा बना रहे हैं, तो क्या नाक यहाँ लगा दीजिएगा और मुंह यहाँ लगा दीजिएगा? तो उसका भी एक सिस्टम होता है जो कि जब आप ड्राइंग सीखते हैं तो वहाँ सीखना पड़ता है कि कितने, अगर गोल आकार का किसी का चेहरा बन रहा है तो उसका नाक का आकार कैसा रखें कि वो बिल्कुल सूटेबल होना चाहिए, उसके जो है होंठ कैसे होने चाहिए, गाल की आकृति कैसी होनी चाहिए, आँख कितने साइज में होना चाहिए ताकि उसको सूटेबल लगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, कहीं कहीं जब आप मूर्ति देखने जाते हैं तो कुछ कुछ मूर्तियाँ ऐसी मतलब भव्य होती हैं और कितनी ही सुंदर होती हैं कि लगता है कि बस अब वो बोलने ही वाली है, मतलब कल्पना करें कि तो लगे कि अब बस वो बात करने वाली है। तो ये दर्शाया जाता है कि कितना बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। तो मूर्ति कला दोस्तों एक साइंस, एक विज्ञान है जिसमें कि गणित का भरपूर प्रयोग होता है। हाथों का साइज कैसा होना चाहिए, अब मान लीजिए मेरे इतना बड़ा आप एक प्रतिमा बना लिए हैं और उसका हाथ इतना करके हाथ लगा दिए हैं, तो बताइए क्या वो शूट करेगा? नहीं शूट करेगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों गणित का ही प्रयोग है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपको वहाँ पे मैथ दिख जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों अगला पॉइंट जो आपके सामने है, पॉइंट नंबर 3, वो है दोस्तों जीविकोपार्जन संबंधित मूल्यों का विकास। जीविकोपार्जन यानी जीवन जीने के लिए जो जीविका आप कमाते हैं, जो उपार्जन आप कमाते हैं, जैसे मतलब हो गया कि जो सामान आपको चाहिए जीवन जीने के लिए उसको तो कमाना होगा आपको ना। जैसे कि मान लीजिए आपको बर्तन चाहिए, खाने का सामान चाहिए, रहने का घर चाहिए, बिजली चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, शैम्पू चाहिए, क्रीम चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है? जीविकोपार्जन है। यानी वो वस्तुएं हैं जो कोई जीने में काम आता है, तो इससे दोस्तों हम कहते हैं जीविकोपार्जन। तो जीविकोपार्जन कमाने में भी दोस्तों गणित का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए अब यहाँ पर क्या है दिया हुआ, कहता है कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालक को अपनी जीविका कमाना तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाना भी है। यानी ये कहता है कि देखिए शिक्षा का उद्देश्य तो बहुत है, बहुउद्देशीय होते हैं शिक्षा कि शिक्षा का उद्देश्य आपके ज्ञान को बढ़ाना, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाना, आपके जो है नैतिक मूल्यों का विकास करना, आपको एक बेहतरीन मानव का रूप में जो है ढालना। लेकिन एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है जिसको आप झुकला नहीं सकते हैं, वो है दोस्तों जीविकोपार्जन। तो बालक को जो शिक्षा दिया जाता है उसमें यह भी एक उद्देश्य होता है कि वह अपनी जीविका कमा सके। जैसे अभी आप लोग जो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है कि आपको एक जॉब मिलना चाहिए, यानी जीविका कमाने का एक जरिया मिलना चाहिए। तो इसका ये भी एक उद्देश्य है कि हम बालक को जीविका कमाने में भी समर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। अगला कहता है कि अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायता करता है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई और विषय के द्वारा आप नहीं जीविका कमा सकते हैं, लेकिन गणित का उपयोग और गणित का जो महत्व है वो सर्वाधिक है। देखिए कैसे, अगर कोई व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा भी है तो उसको तो पर भी मैथ का प्रयोग करना है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो। जैसे एक मजदूर व्यक्ति भी है तो वो 4 दिन काम किया है तो उसको 4 दिन की मजदूरी सही ढंग से मिलता है कि नहीं मिलता है, इसकी जानकारी उसको गणित से ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है आज के वैज्ञानिक व तकनीकी समय में विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों एवं उपकरणों का प्रयोग सर्वव्यापी है जिसकी आधारशिला गणित है। दोस्तों अभी के टाइम में हम लोग साइंस से घिरे हुए हैं अपने चारों ओर, आप मोबाइल से लेकर के कपड़ा से लेकर, तो दोस्तों हम लोग आज के ज़माने में साइंस के हर एक उपकरणों से और साइंस के जो आविष्कार हैं उससे चारों ओर से घिरे हुए हैं। चाहे मोबाइल की बात कर लीजिए, चाहे कपड़ों की बात कर लीजिए, जिसमें खाना बनाते हैं उस गैस की बात कर लीजिए, चाहे अपने चारों ओर जो भी आप देखें बल्ब से लेकर के इलेक्ट्रिक हर चीज़ें, पंखा, एसी, हम लोग उससे घिरे हुए हैं। तो दोस्तों कहता है कि अभी के समय में इतना व्यापक हो गया है विज्ञान का प्रयोग जिसकी आधारशिला क्या दोस्तों? गणित है। क्योंकि हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं पेडागोजी में कि किसी भी विज्ञान को पढ़ना है तो उसका आधार दोस्तों क्या है? गणित। चाहे वो जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, भूगोल विज्ञान हो, एस्ट्रोनॉमी हो, आपका जो संरचना विज्ञान हो, पृथ्वी, कुछ भी विज्ञान आप पढ़ते, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें हर जगह पे साइंस है। और साइंस जो उसमें है उसमें क्या पे है? मैथ है। तो दोस्तों मैथ ही हर जगह पर घुसा हुआ है। इसलिए अगर आपको मैथ अच्छा से आता है तो आप हर चीज़ को आप अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों आगे कहता है कि इंजीनियरिंग, टेक्नीशियन, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना का आधार भी दोस्तों क्या है? गणित है। देखिए ये सारी चीज़ें आप जो भी कोई भी उद्योग कर रहे हैं, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, इंजीनियरिंग वगैरह हो, ये हर चीज़ें क्या है? साइंस का चीज़ है। और जहाँ दोस्तों साइंस वहाँ पे क्या दोस्तों? मैथ है वहाँ पे। यानी कोई भी चीज़ हमारे समाज में दिखता है वो क्या है? मैथ उसका आधार है।
अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग 5वें बिंदु की ओर। कहता है कि मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास। दोस्तों मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास करने में भी गणित बहुत ही सहायक है। देखिए कैसे, देखिए मनोवैज्ञानिक को अंग्रेजी में दोस्तों बोलते हैं साइकोलॉजी। अगर आप लोग कोई साइकोलॉजी का नाम सुने होंगे तो कुछ डॉक्टर्स को देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट होता है, कभी पिक्चर में देखे होंगे कि ऐसे बोलते देखो अब आप सो रहे हैं, अब आप पिछले जन्म में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो करने वाला होता है ना, वो पागल टाइप का आदमी, वो क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है। लगता है पागल टाइप का, लेकिन बहुत ही दिमागी होते हैं वो लोग, क्योंकि आपको देख करके वो आपको पढ़ सकता है, आपकी एक्टिविटी को देख के वो आपको पढ़ सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं और आगे आप किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। यानी कि वो किसी व्यक्ति के गतिविधि को देखते हुए उसके मानसिक स्थिति को पढ़ लेना, वही दोस्तों होता है मनोविज्ञान। यानी कि मस्तिष्क को पढ़ना, आपके मन को पढ़ना, वो क्या दोस्तों, मनोविज्ञान। और किसी के भी मस्तिष्क को आप पढ़ते हैं तो वहां पर सीधा सा काम आता है दोस्तों, तार्किक क्षमता का होना चाहिए कि कोई काम अगर यदि कोई गुस्सा हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, तो ये कारण को ढूंढना दोस्तों, यही तो तर्क है। और ये तर्क क्षमता कहाँ से विकास होता है, गणित से विकास होता है। ठीक है, देखिए लिखता है गणित की शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। गणित का शिक्षण मनोविज्ञान के विज्ञान नियमों का अनुसरण करता है। यानी कि मनोविज्ञान में जो नियम लागू होते हैं मनोविज्ञान को सीखने के लिए, कहीं न कहीं हम गणित में वो नियम करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है छात्र करके सीखता है, कोई भी हाल, कोई भी समस्या, किसी भी सवाल को बना करके उसको सीखना, उसके साथ लड़ करके, जूझ करके आप उसको सीखते हैं। यही तो मनोविज्ञान में होता है कि आप बार बार अलग अलग व्यक्ति को देखते हैं, उससे गतिविधि को पढ़ते हैं, फिर आप अनुभव करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, अगला कहते दोस्तों अनुभव द्वारा, दोस्तों अगला कहता है अनुभव द्वारा सीखना। फिर कहता है समस्या समाधान आदि। ये सारे गुण किसमें होते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान में। यानी कि जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए, चाहे वो छात्र करके सीखना हुआ, अनुभव हो गया, या समस्या समाधान हो गया, ये सारी चीजें आपको तार्किक क्षमता का विकास करता है, जिससे आप किसी भी व्यक्ति, यहाँ करने मतलब है किसी भी छात्र के गतिविधि को देख करके आप उसके मानसिक दशाओं को समझ सकते हैं एज ए टीचर। तो ये कितना महत्वपूर्ण आप सोच सकते हैं। और अगर इसको हम समाज से जोड़ दें तो अगर आप एक बहुत ही अच्छे पारखी व्यक्ति हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के एक्टिविटी को देख करके आप समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति कैसा है, अच्छा मूल्य वाला व्यक्ति है, नैतिक मूल्य का, कि ईमानदार है कि बेईमान है। आप इन चीज़ों को परिचय करना आप जान जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपको जीवन जीने में आसानी होती है, आप अच्छे लोग को पहचान लेते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप देखिए घर में हमें सुनते रहते होंगे कि अरे तुमको तो जो है लोगों का क्या परख ही नहीं है, तुम लोगों को पहचान नहीं पाते हो। इसका मतलब दोस्तों ये है कि लोगों की पहचान मतलब कि उसकी मानसिक दशाओं का पहचान आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर। दोस्तों अब जो आपका 5वां पॉइंट है ये जुड़ा हुआ है समाज और गणित। यानी डायरेक्ट यह बिंदु क्या कहता है कि समाज और गणित के बीच क्या संबंध है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखता है हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी जीविका कमाता है तथा आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिए हमारे समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति जीविका कमाते हैं। हर व्यक्ति जो अपने समाज में रह रहा है उसको जीविका कमानी होगी, चाहे आप एक टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उद्योगपति हो, चाहे आप एक लेबर हो, चाहे वो रिक्शा पुलर कोई भी आदमी व्यक्ति है, या फिर एक दुकान चलाते कोई भी व्यक्ति है, ड्राइवर से लेकर के मजदूर तक और प्रधानमंत्री से लेकर के एक सामान्य आदमी तक, हर व्यक्ति को अपने जीवन में जीविका कमानी होगी। और जब जीविका कमाने की दोस्तों बात होगा तो हम लोग पहले ही पॉइंट पढ़ चुके हैं, जीविका पार्जन संबंधित मूल्यों का विकास या जीविका पार्जन कमाने का मूल्यों का विकास। तो जीविका अगर यदि कमाना है दोस्तों तो गणित की आवश्यकता वहाँ भरपूर पड़ेगी। इसलिए अगर हम समाज और गणित की संबंध की तुलना करें तो बिना गणित समाज की तुलना करना बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। तो आप ये समझें कि समाज ही गणित का एक तरह से क्या है, दर्पण है। अगर यदि आप गणित बढ़िया से पढ़ेंगे तो गणित में सीखे हुए हर अनुभव, गणित में पढ़ाए हुए हर चीज़ें आपको समाज में देखने को मिलेगा, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों आगे कहता है कि इस संबंध में यंग महोदय ने कहा है कि लौह, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस और भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वव्यापी है। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए हमारा भौतिक सभ्यता, और यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारा भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। यानी ये एक जो है गणितज्ञ है वो है यंग, उन्होंने गणित का जो है तुलना किया हुआ है हमारे शरीर के जो रीढ़ की हड्डी है उसके समान तुलना किया गया है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी दोस्तों निकाल दिया जाए तो हम लोग क्या आ जाएंगे, ऐसे करके बैठ जाएंगे, यानी हमारा शरीर बिल्कुल
चिपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर गणित को समाज से निकाल दिया जाए तो समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वह कहीं पर नहीं बचेगी, उसकी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा, यानी समाज दिखेगा ही नहीं, समाज जहां था वह रुक जाएगा और उसकी अंत बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि गणित का विकास अगर संभव हो पाएगा तभी समाज का विकास हो पाएगा, मानव सभ्यता का विकास हो पाएगा। तो गणित का विकास करते रहिए और समाज का विकास करते रहिए। फिर दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए, खुश रहिए।